हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी के टेस्ट से संबंधित है। आज इस क्लास के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट लेंगे। आप लोग इसका आंसर दीजिए कौन सा इसमें सही होगा। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि यह फैमिली आपका और बड़ा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह यह है कि संवेग का एसआई इकाई क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि संवेग का एसआई इकाई क्या होता है। इकाई अर्थात मात्रक भी दे सकता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। विकल्प ए है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, विकल्प बी है ग्राम मीटर प्रति सेकंड, विकल्प सी है किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग बताइए कि इस चारों में कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें अब सही है। तो इसका जो सही है विकल्प वह है ए। तो ए जो विकल्प है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है वह संवेग का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के 8वें तत्व के समान होता है, जैसे संगीत नोट्स के साथ होता है। यह नियम किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को यह बताना है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो वह पहले तत्व के 8वें तत्व के समान होता है, जैसे कि संगीत के नोट्स के साथ। यह नियम किस नाम के जाना जाता है। तो यह नियम किस नाम के साथ जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है। विकल्प ए है न्यूलैंड का अष्टक नियम, विकल्प बी है मेंडलीव का नियम, विकल्प सी है डोरबन का त्रिक नियम, जबकि जो डी विकल्प है वह है मोजले का नियम। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प ए न्यूलैंड का अष्टक नियम, विकल्प बी मेंडलीव का नियम, विकल्प सी डोरबनर का त्रिक नियम, जबकि विकल्प डी है मोजले का आवर्त सारणी। तो आप लोग बताइए, आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प ए। आप लोग आंसर ऐसे दीजिएगा कि अगर जैसे कि दूसरे का ए सही है तो आप लोग विकल्प कमेंट बॉक्स में 2 का 1 लगा दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे। आप लोग अभी दे दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, हम आप सबका कमेंट पढ़ेंगे और जो भी आपको डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश डैश हो सकती हैं। तो यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में जो है आया था, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग को इसको बताना है कि प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश डैश हो सकती हैं। विकल्प ए है वंशागत, विकल्प बी है परिवर्तित, विकल्प सी है कम, जबकि विकल्प डी जो है वह है संशोधित। तो आप लोग तीसरे का आंसर बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर सही है वह है वंशागत। तो जो अभी तक हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन देखा, तीनों में ए ही सही है। पहला क्वेश्चन था संवेग का एसआई मात्रक, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व 8वें तत्व के समान होता है। तो जैसे संगीत नोट्स के नियम के जो यह नियम किस नाम के साथ जाना जाता है। तो इसका आंसर था न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से। दूसरा विकल्प तीसरा क्वेश्चन था प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं डैश डैश हो जाती है, तो क्या हो जाती हैं, वंशागत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन से हैं। तो क्वेश्चन है चौथा, भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। विकल्प ए है ईशांत शर्मा, विकल्प बी है आर अश्विन,
विकल्प सी है रविंद्र जडेजा, जबकि विकल्प डी जो है यूजी चहल अर्थात युजेंद्र चहल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए चौथे का कौन सा सही है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका जो आंसर सही है वह है युजेंद्र चहल। तो युजेंद्र चहल ने जो है भारतीय क्रिकेट इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे, बॉलर थे, जिन्होंने 2020 मैच में 5 विकेट लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि कि पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्लेइक्स के नेतृत्व में फ्रांस, फिर डैश है आपको उसको भरना है, पर कब्जा कर लिया था। तो किसके कब्जा करने के बाद जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ, जब डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांस ने जो क्षेत्र था उसे अपने हाथ में कब्जा कर लिया था। तो इसको आप लोग आंसर दीजिए कि हैदराबाद, दूसरा विकल्प है मद्रास, सी है पांडिचेरी, जबकि विकल्प डी है बॉम्बे। तो आप लोग बताइए कि वह कौन सा क्षेत्र था जो पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्लेइक्स के नेतृत्व में फ्रांस ने वह कौन सा क्षेत्र कब्जा कर लिया था। तो इसका जो आंसर सही है वह है मद्रास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम पीएच H+ आयन देता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर कम H+ आयन देता है। विकल्प ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प बी है एस्टिक अम्ल, विकल्प सी है हाइड्रोलिक अम्ल, जबकि विकल्प डी है नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि छठे का कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर सही है वह है एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल है जो अम्ल में घुलने पर कम H+ आयन देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आप लोग को बताना है भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे शॉर्टकट में SAI के नाम से जानते हैं, की स्थापना किस वर्ष की थी। विकल्प ए है 1990 ईस्वी, 1948, विकल्प सी है 1987, विकल्प डी है 1983। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसमें से कौन सा सही है कि भारत सरकार ने भारतीय रेल जो खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका जो आंसर सही है वह है बी, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आप लोग को बताना है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, या क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। विकल्प ए है बलबन, विकल्प बी है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, विकल्प सी है मलिक काफूर, जबकि जो विकल्प डी है वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग को बताना है कि 8वां में कौन सा सही है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था या खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो आंसर सही है वह है बी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9 कि लंबे बाल जैसे जड़ों की कोशिकाओं के भागों को क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि लंबे बाल जैसे जड़ों की कोशिकाओं के भागों को क्या कहा जाता है। विकल्प ए है जड़ नाखून, विकल्प बी है जड़ रोवे, विकल्प डी है जड़ ट्रेक्रिड, जबकि विकल्प जो डी है वह है बालों की जड़। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। जड़ नाखून, जड़ रोवे, जड़ ट्रेक्रिड तथा बालों की जड़। तो इसका जो आंसर सही है वह है डी, बालों की जड़। तो लंबे बाल जैसे जड़ों की कोशिकाओं के भागों को बालों की जड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 20 फरवरी के किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, या उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि 20 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प ए है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, विकल्प बी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, विकल्प सी जो है वह है विश्व विरासत दिवस, जबकि विकल्प जो डी है वह है विश्व जल दिवस। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का कि कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व विरासत के रूप में मनाया जाता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है या किसके निर्माण होता है? तो आप लोग बताइए कि किसका निर्माण होता है। तो आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe3O2, Fe2O या FeO3 या Fe2O3? तो इसका जो आंसर है Fe2O3। अगला है आपातकाल के दौरान, क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है? विकल्प ए है समानता का अधिकार, विकल्प बी है बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प सी है आंदोलन का अधिकार, जबकि विकल्प डी जो है वह है जीवन का अधिकार। तो आप लोग बताइए ए सही है, बी सही है या डी? तो इसका जो सही है वह है विकल्प डी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। आंदोलन करने का अधिकार जो है वह 19, 2 तथा 3 के तहत दिया गया है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19, 1 के तहत दिया गया है, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि यल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर सही है वह है डी। तो जो यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह होती है 2। अगला है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो क्वेश्चन है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता हो यह किसके बनने के कारण पूरे रंग का हो जाता है? तो आप लोग बताइए। विकल्प ए है सिल्वर आयन, विकल्प बी है सिल्वर धातु, विकल्प सी है सिल्वर ऑक्जेलेट तथा सी जो विकल्प डी है वह है सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है वह है सिल्वर धातु। तो सिल्वर धातु जो है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह जो है सिल्वर धातु के कारण भूरे रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है परमाणु संलयन क्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। तो आप लोग को बताना है किसके कारण होती हैं? धरती के क्रोड में, परमाणु के रिएक्टर में, सागर की लहरों में या सूर्य में? तो आप लोग बताइए कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती हैं? धरती के क्रोड में, परमाणु के रिएक्टर में, सागर की लहरों में या सूर्य में? तो इसका जो आंसर है वह है डी, सूर्य में। तो परमाणु संलयन की क्रिया सूर्य में होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। तो कौन सा होता है? आप लोग बताइए कि एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए 16 का कौन सा सही होगा? तो इसका जो आंसर सही है वह है ए, सकारात्मक। तो एक आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है वह सकारात्मक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किससे जो है जीवन काल समाप्त हो रहा है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे जो है जीवन काल समाप्त हो रहा है। विकल्प ए पंजर का टूटना, हवा में सांस लेना, फेफड़े का संकुचन होना या फेफड़ों का विस्तार होना? तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि निम्नलिखित में से किससे जो है जीवन काल समाप्त हो रहा है। विकल्प ए पंजर का टूटना, बी है हवा में सांस लेना, सी जो है वह है फेफड़ों का संकुचन, जो डी विकल्प है वह है फेफड़ों का विस्तार। तो इसका जो आंसर सही है वह है सी, फेफड़ों का संकुचन होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो आप लोग बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। विकल्प ए है 1955, विकल्प बी है
1965, विकल्प सी है 1935, विकल्प जो डी है वह है 1945। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 18वें क्वेश्चन का कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकृत किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला हम लोग का है वह है 19। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 20 अप्रैल, 20 विकल्प बी है 22 अप्रैल, विकल्प सी है 23 अप्रैल, जबकि विकल्प डी जो है वह है 25 अप्रैल। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? तो इसका जो सही है वह है सी, जो विश्व पुस्तक दिवस है वह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल विजेता कौन थी? तो आप लोग इसमें से बताइए कि इन सब में कौन सा है विकल्प सही। जो विंबलडन ओपन 2021 की जो हुआ था वह महिला विजेता, एकल महिला विजेता कौन थी? विकल्प ए है एलिस मर्टेस, विकल्प बी है एलेना वेसिना, जबकि विकल्प सी जो है वह है एसेल बार्टी, जबकि विकल्प डी है कैरोलिना प्लिस्कोवा। तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा सही है। तो विंबलडन ओपन 2021 का जो हुआ था इसमें जो महिला एकल की विजेता थी वह थी एसेल बार्टी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा सही है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान सभा को लागू किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, रोम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विकल्प ए है टाइग्रिस, विकल्प बी है स्वान, जबकि विकल्प डी है टेम्स, जबकि विकल्प डी जो है वह है टाइबर। तो आप लोग इसमें से कौन सा सही है विकल्प बताइए कि रोम किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो आंसर सही है वह है डी, जो टाइबर नदी है उसी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 23, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बताइए कि त्वरण का एसआई मात्रक पूछे या त्वरण का एसआई इकाई पूछे एक ही बात है। तो आप लोग बताइए कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर -1 स्क्वायर, फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर -2 होता है। आप लोग बताइए कौन सा है इसमें सही। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, मीटर प्रति सेकंड -2। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। विकल्प ए है पेशीय ऊर्जा, विकल्प बी है यांत्रिक ऊर्जा, विकल्प सी है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, जबकि विकल्प डी है रासायनिक ऊर्जा। तो आप लोग बताइए कि 24 में कौन सा सही है। ए सही है पेशीय ऊर्जा, बी सही है यांत्रिक ऊर्जा, सी सही है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, जबकि विकल्प डी है रासायनिक ऊर्जा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है बी, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, गुरु शिखर डैश के अरबुडा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। तो आप लोग को बताना है कि गुरु शिखर पर एक चोटी है जो कि अरावली पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी है या उच्चतम बिंदु है। तो आप लोग को उसे बताना है वह किस राज्य में है। उत्तराखंड में है जो गुरु शिखर है वह किस, जो अरबुडा पहाड़ी में एक चोटी है वह किस राज्य में है।
उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, सिक्किम में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि गुरु शिखर डैश के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। तो इसका जो सही है वह आंसर है राजस्थान। तो गुरु शिखर राजस्थान के एक अरबुदा पहाड़ी में एक चोटी है जो कि अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अमोनिया की में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 1, विकल्प सी है 4, विकल्प डी है 3। तो आप लोग बताइए कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी 3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वह 3 होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। ईश्वर का निवास स्थान भारत के किस स्थान को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि प्रयाग है, विकल्प बी है वाराणसी, विकल्प सी है मदुरै, जबकि विकल्प डी जो है वह है कोची। तो आप लोग बताइए कि ईश्वर का निवास स्थान भारत के किस स्थान को कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि ईश्वर का निवास स्थान जो है इसे किस स्थान के उपनाम से जानते हैं। तो विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जानते हैं, विकल्प सी है मदुरै, जबकि विकल्प डी है वह है कोची। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व झारखंड में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो 4 विकल्प दिए गए हैं कौन सा बाघ रिजर्व है जो झारखंड में स्थित है। विकल्प ए है मानस, विकल्प बी है नमदफा, विकल्प सी है पलामू या बेतला, जबकि विकल्प डी है सरिस्का। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, पलामू या बेतला जो बाघ रिजर्व है यह झारखंड में इसकी स्थित है। यदि मानस की बात की जाए तो मानस असम में स्थित है। यदि नमदफा की बात की जाए तो नमदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि सरिस्का जो बाघ रिजर्व है यह राजस्थान में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो आप लोग को 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना है कि यह कब से कब तक रही। विकल्प ए है 1997 से 2002, विकल्प बी है 1985 से 1992, फिर अगला विकल्प है 1992 से 1997, जबकि अगला विकल्प है 1985 से 1990। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक रही। बात की जाए पंचवर्षीय योजना की तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होता है, अर्थात उसके पश्चात यदि बात की जाए कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं। उसके पश्चात पंचवर्षीय योजना को 1 जुलाई 2015 से जो है यह अब नीति आयोग में बदल गया है। तो पंचवर्षीय योजना आयोग जो था अब यह नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है 1 जनवरी 2015 से। आइए इसके आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताइए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प ए है अमिताभ कांत, विकल्प बी है जो वह है डॉक्टर राजीव कुमार, विकल्प सी है नरेंद्र मोदी, जबकि विकल्प जो डी है वह है प्रणब मुखर्जी। तो आप लोग बताइए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विकल्प ए है अमिताभ कांत, विकल्प बी है राजीव कुमार, विकल्प सी है नरेंद्र मोदी, विकल्प डी है प्रणब मुखर्जी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसमें कौन सा सही है 30 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तथा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह है नरेंद्र मोदी। यदि राजीव कुमार की बात की जाए तो यह नीति आयोग के प्रथम द्वितीय उपाध्यक्ष हैं तथा वर्तमान उपाध्यक्ष भी नीति आयोग के राजीव कुमार हैं। यदि बात की जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पंगड़िया करके थे। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो
तो क्वेश्चन नंबर 31 है, काम के बदले अनाज किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। विकल्प ए है 1977-78, विकल्प बी है 1972-73, विकल्प सी है 1978-79, विकल्प जो डी है वह है 1982। तो आप लोग इसमें से कौन सा सही है 31 में, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है यह 1977-78 में प्रारंभ किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है। विकल्प ए है 18, विकल्प बी है 12, विकल्प सी है 19, विकल्प डी जो है वह है 19। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के में सदस्यों की संख्या जो है वह 16 निश्चित की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा उपकरण है निम्नलिखित में से जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल, विद्युत मोटर। देखिए विकल्प ए और सी एक ही हो गया है, तो इसका कोई अब मतलब ही नहीं रह गया है। तो आप लोग बता दीजिए, बस 3 ही में इसको सी कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही है, विद्युत सेल, विद्युत मोटर तथा लाउड स्पीकर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, विद्युत सेल। यदि बात की जाए लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत सेल जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आप लोग बताइए कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। विकल्प ए है 748, विकल्प बी है 3600, विकल्प सी है 746, विकल्प डी है 3646। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 746 वाट। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? विकल्प ए है सैमुअल ब्राउन, विकल्प बी है कार्ल बेंज, विकल्प सी है विक्टर हेस, जबकि विकल्प डी जो है वह है चार्ल्स बेबेज। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दूध का पीएच मान कितना होता है? विकल्प ए है 8.4, विकल्प बी है 7.4, जबकि विकल्प सी है 6.4, जबकि विकल्प डी जो है वह है 2.4। तो आप लोग बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 6.4। दूध का पीएच मान जो होता है वह 6.4 होता है। यदि बात की जाए 8.4 किसका होता है, तो यह समुद्र का होता है। 7.4 जो होता है यह रक्त का पीएच मान होता है, जबकि 2.4 जो होता है यह सिरके का पीएच। यदि लार का पीएच मान पूछे तो 6.5 होता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। 7.4 जो होता है यह रक्त का होता है, 8.4 समुद्र का, 2.4 सिरके का। अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग, क्वेश्चन नंबर 37, रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों तथा कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, केवल ए एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी पूछे तो एंटीबॉडी बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है, आप लोग बताइए कौन थी, आप लोग बताइए। विकल्प ए है किरण बेदी, विकल्प बी जो है वह है अन्ना हजारे, जबकि विकल्प सी है नीरज भनोट, जबकि विकल्प डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी सही है। इसमें अन्ना हजारे जो थी वह भारत की प्रथम महिला आईएएस थी, जबकि किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है नैरोबी, विकल्प बी है मॉस्को, विकल्प सी है जिनेवा, विकल्प डी है वियना। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है नैरोबी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एनएसजी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कि एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विकल्प ए है हैदराबाद, विकल्प बी है शिलांग, विकल्प सी है चेन्नई, विकल्प बी है शिलांग, जबकि विकल्प डी है नई दिल्ली। तो आप लोग बताइए कि ए सही है हैदराबाद, बी सही है शिलांग, सी सही है चेन्नई, डी सही है नई दिल्ली। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा टिक आप मारेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है नई दिल्ली। तो एनएसजी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसके आगे कल एक बार फिर से आप लोग के सामने 40 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को जल्दी में गलत बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 21 जो था वह 24 नवंबर 1950 नहीं था, 1949 नहीं था, वह 24 जनवरी 1950 होगा। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 था, जो कि वह 12वीं बैठक थी। तो आप लोग इसको संशोधित करके जो विकल्प ए शायद था उसे संशोधित करके विकल्प सी को आंसर लगा दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि यह फैमिली आपका और बड़ा हो सके। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी ही यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।